मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड एंड आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो बेसिक क्लास है फर्स्ट क्लास वो करने जा रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी करने चाहते हैं तो ये क्लास देखने के बाद ही कोई और क्लास करिएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ है, ये पता कर लो, उसके बाद आगे पढ़ते रहना। कॉन्सेप्ट्स ये चीज़ें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं भाई, लिख के रख लो। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने ले रखा है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं एक करके सबको। अच्छा, आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा, एटम पढ़ा होगा। एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं। तो बताओ, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या रहता है? एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये बीच में रहता है न्यूक्लियस, इसमें क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर रहता है ना, बाहर वो घूमते रहता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो वही लिखा गया है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। ओके, तो याद रखना, पहला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज़ करेक्ट? तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 4 नहीं दिए गए हैं, बस आंसर दिया गया है। देखो, सेकेंड पढ़ो और आंसर देखो। तो आपको जो मतलब जो ज़्यादा बोल्ड में लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि मैंने अभी बताया तुमको। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है दोनों, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के से सब सेल में। अच्छा, फोटोन भी पार्ट होता है क्या हमारे न्यूक्लियस का? फोटोन न्यूक्लियस का क्या, एटम का? तो बोलेंगे देखो, एटम में 3 ही चीज़ होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन कहाँ से आ गया? तो एग्ज़ाम में आएगा इसी तरीके का क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द नॉट पार्ट ऑफ एटम। 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड लास्ट में दे देगा फोटोन। तो फोटोन एटम का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मार्क के आना, क्योंकि ये पार्ट है ही नहीं। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट ए पार्ट ऑफ एन एटम। ओके, ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन नेटिव एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ए सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है वो नेटिव एलिमेंट्स में पाया जाता है। नेटिव एलिमेंट्स जो पुराने एलिमेंट्स थे। अच्छा, द एटॉमिक जो न्यूक्लियस है, एटम वाला जो बीच में न्यूक्लियस रहता है, एटम का ये न्यूक्लियस, ये किसके द्वारा खोज किया गया था? कौन सा साइंटिस्ट थे वो, उनका नाम बताओ। तो एटम का न्यूक्लियस जो खोज किया गया है वो रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज किया गया है एटम का न्यूक्लियस। ओके, एटम का न्यूक्लियस। और इन एटम न्यूट्रॉन भी होता है। देखो, एटम में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो अभी न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएंगे, चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया है। नेक्स्ट 7 नंबर को देखो, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट, क्वेश्चन को पढ़ो, इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? तो एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। क्या क्या है एटम के अंदर? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, एंड एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है। यही तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये था, एग्ज़ाम में आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में, और 4 ऑप्शन में
दिया रहेगा न्यूट्रॉन। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन ये करवाया था क्योंकि फोटोन भी हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब। Which of the following pairs constitutes of the particle anti-particle pair? Anti-particle pair. क्वेश्चन क्या था? Which one of the following pairs constitutes particle anti-particle pair? तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये दोनों मिलके एंटी पेयर बनाता है। एंटी पार्टिकल पेयर क्या होता है कि इनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एंड मैग्नेटिक ट्यूर होता है, दोनों अलग अलग होता है। एंटी समझते हो? एंटी एंटी तो होता ही है अपोजिट, एंटी पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पर देखो जीरो मास कहाँ पे पाया जाएगा? न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो में हम जो मास होता है ना, मास का लेवल बिल्कुल जीरो होता है। एटम में न्यूट्रिनो में जो होता है न्यूट्रॉन के अंदर पाया जाएगा। न्यूट्रॉनों में मास जो होगा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसे भी जानते हैं न्यूट्रॉन का मान जीरो होता है। अब आगे देखो, न्यूट्रॉन का मान जानते हो कितना होता है? प्रोटॉन का मान जानते हो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मान जानते हो कितना होता है? बता दो। न्यूट्रॉन का तो नाम में न्यूट्रॉन लगा हुआ है, न्यूट्रल, चूँकि नाम में लगा हुआ है न्यूट्रॉन, तो क्या इसका वैल्यू ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो ऐसा छोटा दिमाग मत लगा लेना कि न्यूट्रॉन लगा हुआ है तो ज़ीरो हो जाएगा। हो जाता है कन्फ्यूज़न, जैसे कि नहीं कुछ न्यूट्रल मीनिंग समझते हो? इंग्लिश में जाके देखना, न्यूट्रल मतलब होता ही है कुछ पूरी तरीके से न्यूट्रल होना, ख़त्म होना। लेकिन इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हो, इंग्लिश डिक्शनरी नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन का मान अच्छा खासा होता है। प्रोटॉन का मान सबके बाद में तुम देखोगे 10⁻⁻27 लगा हुआ होगा। जैसे प्रोटॉन की ही बात कर लेते हैं तो इसका कितना होता है जानते हो? 1.672 और क्या, हाँ 62 हाँ 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻, ये प्रोटॉन का मान है। ये किसका मान है? प्रोटॉन का। ओके, वही अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। ठीक है, लिख लेना कहीं पे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इसका एब्सोल्यूट मास होता है। एब्सोल्यूट मास तो एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। न्यूट्रॉन का कितना होता है? न्यूट्रॉन का लिखना चाहो तो लिख लो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तीनों का लिख लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने कॉपी में नोट डाउन करो इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। लिख लो, THOMSON, जे थॉमसन। अब ये सभी पढ़ो। जीरो मास न्यूट्रॉनों में होता है जीरो मास होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों में होता है। अगर न्यूट्रॉन का मैं पूछूं ना तो तुमको जो मैं बताया हूँ 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 वो बताना। न्यूट्रॉनों का पूछे तो जीरो मास होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क को कहते हैं, फ्रैक्शनल स्पिन पॉजिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन फोनॉन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल? क्वार्क इज द वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। क्वार्क इज वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देख लिया। 11 देखो अब, द अल्फा पार्टिकल 2 पॉजिटिव चार्जेस, इट मास इज वेरी नियरली इक्वल टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। अल्फ़ा पार्टिकल के 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसका मास जो है ना
लगभग सेम होता है, इक्वल होता है किससे, हीलियम के न्यूक्लियस, ठीक है, जो हीलियम एटम है उसके न्यूक्लियस से। तो अल्फा पार्टिकल दो द बोल रहा है द अल्फा पार्टिकल टू पॉजिटिव चार्जेस मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। हीलियम के पास एक नहीं 2 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी डबल होता है, तो इसके पास डबल दोनों होता है। तो हीलियम की याद रखना, वेरी स्पेशल एटम है। उसके बाद क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे कि हीलियम दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, और ठीक है ये से दे देगा, और लास्ट में दिया रहेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास जानते हो न्यूट्रॉन ही नहीं होता है। हाइड्रोजन, देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन। तो हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो बेटा पार्टिकल जो होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभी मैंने आपको तुमको पढ़ाया था अल्फ़ा पार्टिकल हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और बेटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाई अल्फाबो प्रिंसिपल। अच्छा, तुमको बचपन में पढ़ाया होंगे सर ने कि सब सेल होते हैं S1 sp2 sp3, ठीक है, ऐसा करके। तो उसको जो भरने का तरीका है वो कैसे भरते हैं, गवर्न बाई इन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गवर्न बाई एफुवाउस प्रिंसिपल। 16-17 को देखो, 17 को पहले देखो, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एटम का नाम बताओ जिसके पास 2 प्रोटॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, और उसका मास कितना होता है। तो मास याद रखना 4 होता है, लेकिन वो एलिमेंट है तो है क्या। तो अगेन इसका आंसर हीलियम होगा। ठीक है, बगल में हीलियम लिख लेना। अब आगे देखते हैं, यहीं तक था ना। हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ 18 पॉइंट को देखो, द एटम इन विच, देखो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर को, एटम एक चैप्टर ही है, ठीक है, एटम एक चैप्टर ही है, उसमें पढ़ना होता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, जो लिखा गया बस उतना ही पढ़ेंगे। तो 18 को देखो, द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ डिफरेंट, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। क्या होता है ना कि ऐसे एलिमेंट्स हो, देखिए एलिमेंट्स तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारे हैं ना। तो उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स की तरह रिएक्ट करते हैं, जिनके पास क्या होता है, प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है, बट न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। सब में अलग अलग होगा, कंपेयर करोगे ना अलग अलग पाओगे। तो वैसे सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स, जिनमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो तो इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। डेट्स ऑल आर कॉल्ड एज आइसोटोप। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो इसका तो लिख लो, जैसे कि C612, C613। तो यहाँ पर देखो कार्बन पे कितना कितना है, C614। तो यहाँ पर तुम देख लो, नीचे में जो रहता है क्या रहता है, नीचे में रहता है प्रोटॉन रहता है, तो सबका प्रोटॉन 6 है, तो प्रोटॉन सेम है, लेकिन इसका न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर अलग अलग है। तो कार्बन का, ये कार्बन ही है सब, ठीक है, C फॉर कार्बन। प्रोटॉन इज सेम बट न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, समझ रहे हो। और हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉन बस चेंज होता है, तो वो होता है इसका क्या,
न्यूट्रॉन डिफरेंट रहता है, बाकी सब सेम रहता है। और ये जो मैंने लिखा है 6, 12, 13, 14, ये सब है क्या एक्चुअली में? अगर इसको सही मायने में देखो तो 6 जो है ना, 6 एटॉमिक नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और 12, 13, 14 जो ऊपर में देख रहे हो, ये सभी क्या है? ये सभी मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर। तो ऐसे याद रखना है, वैसे उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, ठीक है। अब 19 देखो, अब 18 वाला चीज़ ही 19 में रिपीट किया है। तो आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स इज दैट न्यूक्लियाई ऑफ एटम न्यूक्लियस इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। 18, 19, 20 सेम है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो है आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। आइसो, ये तीनों, इनके पास क्या होगा? न्यूट्रॉन्स होगा ना। आइसो मतलब वैसे भी सेम होता है, जहाँ पे तुमको आइसो लिखा रहे सेम होता है। आइसो यहाँ पर था, यहाँ पर भी आइसो था, तो आइसो न्यूट्रॉनिक लिखा हुआ मतलब इसका, इनके पास जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी सबके पास बराबर बराबर होगी, क्योंकि इसलिए आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप है। और इसका एग्जाम्पल है, ये सभी लिखना चाहो लिख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाई, रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं? और जैगर काउंटर की यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? साइंटिस्ट का नाम बताओ। तो बैक्यूरेल के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। फिर आगे आता है कि ये नेक्स्ट चैप्टर ही है आपका, एक बहुत मतलब 2-3 क्लास में ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो आए वो देखेंगे। जैसे कि क्या पूछा गया था? एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जो फिजिकली चेंज हो जाता है, रिएक्शन उसको बोलते हैं। डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर, जब तुम पानी में शुगर डालते हो तो वो उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो फिजिकली अपने आप चेंज हो जाता है ना, घुल जाता है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन ये दे देगा, जो सही रहेगा वही डाल मारना, ठीक है। जो अपने आप हो रहा है उसको बोल रहे हैं फिजिकल चेंज, जिसमें हम लोग कुछ कर नहीं रहे एक्स्ट्रा, ठीक है। चेंज ऑफ वाटर इनटू ए वेपर इज नोन एज, it is also the example of physical change, okay. Which of the following is an example of chemical change? Softening of vegetable when cooked, तो जब खाना सब्जी बन जाता है तो उसको सॉफ्टेनिंग जब करते हो तुम लोग, सॉफ्टेनिंग, तो वो जो काम कर रहे हो ना वो फिजिकल नहीं है, वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का एग्जांपल है वो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच में अंतर समझते हो ना? ये देखो, इस पिक्चर से समझो, एक तरफ केमिकल चेंज है, एक तरफ फिजिकल चेंज है, दोनों में अंतर क्या तुमको दिख रहा है? पिक्चर से समझोगे अच्छा समझेगा। जैसे कि देखो, फिजिकली जब चेंज करते हैं तो जैसे कि फिजिकल की सबसे पहले बात करते हैं। एक हमने लेमन लिया, एक नींबू है ये, इसको लिया, फिर उसको मैंने चाकू से काटा, फिर चाकू से काटने के बाद आफ्टर सम टाइम चाकू से काट करके छोटे छोटे और स्लाइसेस बना लिए। तो ये जो था तुम्हारा क्या था? फिजिकल चेंज हुआ, इसमें तुमने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया। लेकिन फिजिकल चेंज की एक और बात सही होती है कि ये जो होता है ना, इरिवर्सिबल टाइप का होता है। सॉरी, मैंने इरिवर्सिबल बोल दिया। अब यहाँ पर देखो फिजिकल चेंज जब होगा तो वो रिवर्सिबल टाइप का हो सकता है। जैसे कि सब्सटेंसेस रिटर्न बैक टू द, रिवर्सिबल मतलब रिटर्न बैक टू द इट्स ओरिजिनल स्टेट इफ़ द काउजेज ऑफ द चेंजेस इज रिमूव्ड, ठीक है। तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न बैक कर सकता है। रिवर्सिबल टाइप ऑफ ये चेंजेस होते हैं। अगर तुमने जो काउज किया है, तुमने जो जैसे कि लेमन काटा है, लेमन को तुम फिर से मिला दोगे तो वो फिर से एक लेमन बन जाएगा। काउज को तुम हटा दोगे ना तो फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन जब केमिकल चेंज होगा, जैसे कि केमिकल चेंज का एग्जांपल देखो, पहले एक लकड़ी लिया, लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को फिर राख बना दिया ना, ऐश बना दिया। तो अभी क्या ये ऐश से लकड़ी बनाया जा सकता है? तो ये एक तरीके का इरिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंजेस होता है।
जिसको तुम बदल नहीं सकते हो, और इसको बोल सकते हो ये परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं ना। चलो यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं एग्जाम्पल्स, आप लोग लिख लो। दे आर द परमानेंट चेंजेस, केमिकल चेंजेस में जो हो गया परमानेंटली हो गया, आप उसको बैक नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो होते हैं टेम्पररली चेंजेस होते हैं, ठीक है। जब फिजिकल चेंजेस होगा तो कोई नया नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, लेकिन जो केमिकल चेंज होगा तो नया नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे कि देखो, जब फिजिकल चेंज हुआ तो लेमन था, यहाँ भी लेमन ही है, कुछ नया चीज़ नहीं बना। लेकिन जब केमिकल चेंज हुआ तो यहाँ पर लकड़ी था, अभी राख बना है, तो एक नया चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही कुछ डिफरेंस है बेसिक से। फिजिकल चेंज में कुछ नहीं बदलता है, केमिकल चेंज में बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज रिवर्सिबल टाइप का होता है, फिजिकल जो होता है रिवर्सिबल टाइप का होता है। केमिकल जो होता है ना परमानेंट चेंज हो जाता है, फिजिकल जो होता है टेम्पररली चेंज होता है, बस कुछ कुछ बदलता है, बाकी सब नहीं। और जब देखो लकड़ी को जला रहे थे तो उससे क्या होता है, केमिकल आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। केमिकल, इसमें केमिकल आइडेंटिटी कुछ होगा, इसमें कुछ और होगा, तो केमिकल आइडेंटिटी सबका बदल जाता है, लेकिन फिजिकल में जो इसमें है वो इसमें भी रहेगा। तो ये सब एग्ज़ाम में आएगा नहीं, ये सभी जानते हो, मतलब जो 10th क्लास में लिखने के लिए आता था 5 नंबर में, उसमें ये सब पूछा जाता था। वैसे ही अभी जो हम पढ़ रहे थे, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हेन कुक्ड इज नोन एज केमिकल चेंज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। शॉरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। शॉरिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो नोन एज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, तो एग्ज़ाम में तुमसे एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन बन सकते, तो क्या करना ना, फिजिकल चेंजेस का 10 एग्जाम्पल, केमिकल चेंजेस का 10 एग्जाम्पल कॉपी में लिख लेना, एग्जाम्पल को ही पढ़ना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो अभी अभी मैंने बताया ही, कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल याद रखना बस। अच्छा, एक एजर्शन है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, जब वो बहुत तेज़ी से होने लगता है जब टेम्परेचर हाई हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। ऐसा क्यों? तो रीज़न में लिखा गया है, एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स वेरी रैपिड। मॉलिक्यूलर का जो मोशन होता है ना, बहुत तेज़ी से इधर उधर करने लगता है, वेरी रैपिड, मोर रैपिड, इसीलिए ऐसा होता है। केमिकल रिएक्शन जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जल्दी से केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ए एंड आर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहा है ना, इसको नीचे एक्सप्लेन कर दिया है बस। आगे देखो, अच्छा, जब डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होता है तो किस तरीके की एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट। जब वाटर को डिकम्पोजिशन करोगे तो हीट रिलीज होगा, रिमेंबर रखना, ये भी पूछा गया है। पास्चुराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच, पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है, उससे क्या होता है ना, सबसे पहले उसको मिल्क को, दूध को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, हीटेड अप फॉर ए लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक उसको दूध को गर्म किया जाता है, एंड देन कूल्ड सडनली विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं, समझ गए। जैसे कि कोई आपके घर में दूध आता है तो उसको लंबे समय तक उसको क्या करो, गरम करो, ठीक है, फिर सडनली उसको ठंडा कर दो। ये प्रोसेस पास्चुराइजेशन कहलाता है। पास्चुराइजेशन इज रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, एग्जाम में आया था ये वाला, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एडिशन ऑफ सल्यूट टू ए सोल्यूशन इंक्रीज इट्स वाटर पोटेंशियल। बिल्कुल बकवास लाइन है ये। जब तुम सल्यूट को किसी सोल्यूशन में मिलाते हो तो क्या तुम्हारा जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो बोलेंगे नहीं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी ये ही था आज का वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए थे तो इनको कर लेना, फिर हम लोग चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे ही। ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।